अस्सलाम वालेकुम सर। ऑलराइट कास्ट, सम अनाउंसमेंट्स। सबसे पहले तो दो असाइनमेंट्स और अपलोड हो गई हैं। आई थिंक सेशन 6 और 7 है, तो वो चेक कर लेना। और उसके अलावा दूसरी बात ये कि मैं जब अपने जीमेल अकाउंट से आप लोगों को मेल भेजता हूँ, तो अगर किसी को असाइनमेंट वाली मेल नहीं रिसीव हुई, इसका मतलब है कि वो मेरी लिस्ट में नहीं है। तो वो मुझे इन्फॉर्म कर दे ताकि मैं जीमेल के लिस्ट में उसका ईमेल एड्रेस डाल सकूँ। ठीक है। और दूसरी बात ये कि आप लोग जो है LMS रेगुलरली चेक करते रहा करें। अगर किसी सेशन में आपको नजर आए कि असाइनमेंट विजिबल हो गई है, तो चाहे मैं ईमेल करूं चाहे ना करूं, या फिर मैं ईमेल करूं और आपसे मिस हो जाए, आपका काम है कि जैसे ही आपको नजर आए असाइनमेंट, उसे आप चेक कर लें और फिर उसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है। कभी हो सकता है कि मैं ईमेल करूं, LMS से मैसेज करूं और वो आप तक ना पहुंचे, या मैं ईमेल करूं और वो आप तक ना पहुंचे, बाउंस हो जाए या आपके स्पैम में चला जाए फॉर सम रीजन। तो इन दैट केस आप अपना LMS चेक करते रहा करें, क्योंकि वहां पे अगर असाइनमेंट अपलोड होगी है तो दैट मीन्स कि वो आप करने का वक्त आ गया। ठीक है। ऑलराइट, आज का फिर लेक्चर शुरू करते हैं। तो पिछले सेशन में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम से बात शुरू की थी, और ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने ये बात की थी कि उसके आपका OS जो है उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो बेसिकली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन जो काम है वो है कि आपने रिसोर्सेज को फेयरली शेयर करना है बिटवीन डिफरेंट प्रोसेसेस। ठीक है। इसका क्या मतलब है कि आपकी मल्टीपल प्रोसेसेस रन कर रही हैं, एक्टिव है एट एनी गिवन टाइम, पर CPU जो है उनमें से किसी एक को ही रन कर सकता है, क्योंकि CPU के पास सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस की इंस्ट्रक्शन जो है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाएगी और कौन सी प्रोसेसेस हैं जिन्हें इंतजार करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि कितने लाइंस ऑफ कोड एक प्रोसेस की रन होंगी बिफोर द ऑपरेटिंग सिस्टम गिव्स द CPU एक्सेस टू सम अदर प्रोसेस। ठीक है। तो इस चीज का ये जो है बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके अलावा और रिसोर्सेज भी हो सकती हैं, आपकी रैम एक्सेस है, आपकी हार्ड डिस्क एक्सेस है, तो वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है
कि कौन सी प्रोसेस यूज कर सकती है और कौन सी प्रोसेस अभी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और काम क्या होता है कि मशीन की जितनी भी हार्डवेयर है उसको रन करना है, ठीक है, यूजिंग डिवाइस ड्राइवर्स, यानी डिवाइस ड्राइवर्स के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी हार्डवेयर मशीन की हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है और फिर उसको जैसे भी ऑपरेट करना है, उसे स्विच ऑन करना है, स्विच ऑफ करना है, जो भी उसे कमांड देनी है वो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जाती है। और तीसरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल है वो है कि यूजर को मशीन का एक इंटरफेस प्रोवाइड करना है। फॉर एग्जांपल, आपने अगर कोई फाइल ओपन करनी है या फाइल कॉपी करनी है या फाइल आपने एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में मूव करनी है, तो उसके लिए जो फंक्शनैलिटी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये हम पिछली क्लास में बात कर चुके थे। आज हमने बेसिकली बात करनी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जो एक और जो बड़ी मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होता है कि किस तरीके से मेमोरी को मैनेज करना है। यानी आपकी रैम है, कौन सी प्रोसेस को रैम के अंदर कॉपी करना है, कौन सी प्रोसेस को रैम से बाहर निकालना है। ठीक है, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रैम के अंदर किस जगह के ऊपर कॉपी करना है, किस जगह पे कॉपी नहीं करना। ठीक है, तो ये सारी ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और मेमोरी मैनेजमेंट के आज हम 3 तरीके देखेंगे। एक है सिंगल कंटिग्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट, एक है पार्टीशन मेमोरी मैनेजमेंट और तीसरा है पेज मेमोरी मैनेजमेंट। एनी क्वेश्चंस? ऑलराइट देन, मूविंग ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले एक रीकैप कि हमने पिछली क्लास में जो बात की थी वो थी कि आपका कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, रन करना है, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं। पहली बात तो ये है कि आपका प्रोग्राम जो है वो हार्ड डिस्क के अंदर पड़ा होता है। हार्ड डिस्क में क्यों पड़ा होता है? क्योंकि कंप्यूटर को अगर आप स्विच ऑफ कर दें और चीज अगर हार्ड डिस्क में पड़ी हुई है तो वो तो रहेगी, यानी परसिस्टेंट स्टोरेज है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज है। बेशक आप बंद कर दें कंप्यूटर को, दोबारा स्विच ऑन करेंगे वो वहीं पे पड़ा होगा। एज अपोज टू दैट, अगर आप रैम में किसी चीज को स्टोर करें तो जैसे ही बिजली बंद होती है आपकी रैम क्लियर हो जाती है। तो इसीलिए आपका प्रोग्राम जो है वो हार्ड डिस्क में पड़ा होता है। पर हार्ड डिस्क में जो चीज पड़ी हुई है उससे डायरेक्टली हार्ड डिस्क से एग्जीक्यूट करना जो है वो मुश्किल है, क्योंकि वो फिर आपकी बहुत ही स्लो एक्सेस होती है हार्ड डिस्क की। इसीलिए क्या किया जाता है कि प्रोग्राम को जो है हार्ड डिस्क से कॉपी करके रैम में लाया जाता है। एक बार रैम के अंदर लोड हो गया प्रोग्राम, अब उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, जो कि बेसिकली फेच एग्जीक्यूट साइकिल है। कि पहले आपका सीपीयू जो है वो एक इंस्ट्रक्शन को कॉपी करेगा अपने रजिस्टर में, उसे एग्जीक्यूट कर देगा, फिर अगली इंस्ट्रक्शन को रैम से लेके आएगा अपने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, फिर उसे एग्जीक्यूट करेगा। और जब तक कि आपकी सारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट नहीं हो जाती उस प्रोग्राम की, आपका आपका जो सीपीयू है वो उसे एग्जीक्यूट कर ही जाते हैं यूजिंग द फेच एग्जीक्यूट साइकिल। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने बात की थी अभी तक जो हम कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पहला जो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए वो है कि आपके जो एड्रेसेस होते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन आपने एग्जीक्यूट करनी है तो उसका एक एड्रेस होता है जो कि प्रोग्राम काउंटर में पड़ा होता है। ठीक है, तो वो एड्रेस जो है वो 2 किस्म के होते हैं। एक लॉजिकल एड्रेस होता है, ठीक है, और एक जो है फिजिकल एड्रेस होता है। लॉजिकल एड्रेस होता है रिलेटिव टू, जो कि अपने प्रोग्राम के अपने अंदर जो पोजीशन है उसको लाइन ऑफ कोड की। इस पॉइंट का क्या मतलब है? ठीक है, लेट सपोज ये आपकी रैम है और ये लेट सपोज एड्रेस 900 है जहां पे आपका स्टार्टिंग पॉइंट है प्रोग्राम का, और लेट सपोज ये 900 से 9000 तक एड्रेसेस जाते हैं। ये सारे का सारा प्रोग्राम 1 जो है उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है। ठीक है, अब बात ये है कि आपका जो सीपीयू मैनिपुलेट कर रहा होता है प्रोग्राम काउंटर में वो लॉजिकल एड्रेसेस होता है, यानी पहली लाइन ऑफ कोड जो है उसका एड्रेस 0 होगा, अगली लाइन ऑफ कोड का जो एड्रेस है वो 1 होगा, उससे अगली लाइन ऑफ कोड का एड्रेस 2 होगा। तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं, इनके एड्रेस 0 से नंबरिंग शुरू हो रही है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। पर बात ये है कि ये इंस्ट्रक्शन पड़ी रैम में होती है।
तो सीपीयू को कैसे पता लगेगा कि ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है ये रैम में कहां पे पड़ी हुई है। और बाय द वे एक और चीज याद रखें, इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि आपका प्रोग्राम जो है रैम में एक ही जगह पे ना हो, कुछ हिस्सा उसका शायद इस लोकेशन पे हो, बाकी का हिस्सा शायद इस लोकेशन पे हो। इट इज पॉसिबल। तो इसीलिए लॉजिकल एड्रेसेस चाहिए होते हैं ताकि सीपीयू जो है वो सिर्फ लॉजिकल एड्रेस की बात करे कि अभी मैंने पहली लाइन ऑफ कोड रन करना है, फिर मैंने दूसरा लाइन ऑफ कोड रन करना है, फिर मैंने तीसरा लाइन ऑफ कोड रन करना है, फिर चौथा लाइन ऑफ कोड रन करना है। ठीक है। और आपके चिप पे एक और यूनिट होते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लॉजिकल एड्रेस को ट्रांसलेट करना है इनटू फिजिकल एड्रेस, कि लाइन नंबर 0 कहां पे पड़ी हुई है, लाइन नंबर 1 कहां पे पड़ी हुई है। ठीक है। सिंपलेस्ट केस क्या होगा कि स्टार्टिंग पॉइंट 900 है एड्रेस, फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस बाय द वे एक्चुअल एड्रेस होते हैं जो मेन मेमोरी का एड्रेस है। ठीक है। तो लेट्स सपोज स्टार्टिंग पॉइंट जो 900 पे, अगली लाइन ऑफ कोड जो होगा लेट्स सपोज वो 901 पे होगा, उससे अगला लाइन ऑफ कोड 902 लोकेशन पे होगा एड्रेस पे, उससे अगला 903 एड्रेस पे होगा। ठीक है। तो ये जो इनके बीच में मैपिंग होती है, जिससे आपके प्रोसेसर को पता होता है कि ये लाइन ऑफ कोड जो है इसका लॉजिकल एड्रेस ये है, पर फिजिकली रैम के अंदर ये किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है, तो ये मैपिंग मेंटेन करने को एड्रेस बाइंडिंग कहते हैं। ठीक है। मैं फिर रिपीट कर दूं कि आपका जब सीपीयू किसी प्रोग्राम को रन कर रहा होता है तो वो लॉजिकल एड्रेस को यूज करता है, यानी इंस्ट्रक्शन नंबर 1 ये एड्रेस है, इंस्ट्रक्शन 2 ये एड्रेस है, 3 एड्रेस है, 4 एड्रेस है। पर एड्रेस बाइंडिंग की प्रोसेस के थ्रू सीपीयू को पता लगता है कि मैंने अगर इंस्ट्रक्शन नंबर 3 को फेच करना है तो ये इंस्ट्रक्शन नंबर 3 लॉजिकल है, और रैम के अंदर ये किस फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट करेगी, तो वो सीपीयू जो है एड्रेस बाइंडिंग के थ्रू उसे पता लगता है कि ये रैम में कहां पे पड़ा हुआ है। तो वो फिर उस एक्चुअल लोकेशन पे जाएगा रैम की, और वहां पे जो भी इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है उसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर कॉपी कर देगा। ठीक है। तो ये लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस में फर्क है, और एड्रेस बाइंडिंग जो है वो इन दोनों के बीच में एक मैपिंग मेंटेन करती है, यानी इनके बीच में एक रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन कर रही होती है। एनी क्वेश्चंस क्लास? आपको आवाज तो आ रही है ना? यस सर, आ रही है। ऑलराइट, यस सर, आ रही है। आगे चलते हैं। तो अब प्रोग्राम को जब रैम के अंदर लेके आना है, ठीक है, तो उसके 3 तरीके होते हैं स्टोरेज के, रैम में स्टोर करने के। एक सिंगल कंटिगुअस मेमोरी अप्रोच है, एक पार्टीशन मेमोरी अप्रोच है, और एक पेज्ड मेमोरी। ठीक है। सिंपलेस्ट जो अप्रोच है वो है सिंगल कंटिगुअस मेमोरी अप्रोच। ठीक है। और ये बाय द वे ये पुराने जमाने की है, अब तो इस्तेमाल भी नहीं होती। इसमें क्या होता था कि आपकी रैम में एक जो हिस्सा होता था उस पर सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता था। ठीक है, सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, और बाकी जितनी भी रैम है वो सारी की सारी सिर्फ एक प्रोग्राम के लिए होगी। जो भी प्रोग्राम रन करना है वो इस पूरी बाकी की जो रैम है इस सारे को वो प्रोग्राम इस्तेमाल करेगा। ठीक है। तो इन शॉर्ट सिंगल कंटिगुअस मेमोरी मैनेजमेंट में सिर्फ 2 प्रोग्राम लाई कर रहे होते हैं रैम में, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और एक एप्लीकेशन जिसे आप रन करना चाह रहे हैं। ठीक है। ओके। अब इसमें एड्रेसिंग का क्या कॉन्सेप्ट होगा कि देखें, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इस लोकेशन से इस लोकेशन तक पड़ा हुआ है। ठीक है। ए जो है वो बेसिकली लेट सपोज स्टार्टिंग एड्रेस है इस वाली पार्टीशन का, यानी इसका पहला जो सेल है उसका एड्रेस ए है। ठीक है। अब आपने किसी भी लॉजिकल एड्रेस को कन्वर्ट करना है इनटू फिजिकल एड्रेस, तो आप सिंपली क्या करेंगे कि जो भी लाइन ऑफ कोड है उसे आप ऐड कर देंगे ए में, यानी पहला लाइन ऑफ कोड जो है वो 0 पे स्टार्ट करते हैं लेट सपोज, तो a+0 जो है वो आपको रैम का एड्रेस देगा इस प्रोग्राम की पहली इंस्ट्रक्शन का। अगली इंस्ट्रक्शन का लॉजिकल एड्रेस क्या है? 1। तो a+1 जो है वो उस इंस्ट्रक्शन का रैम के अंदर फिजिकल एड्रेस आपको देगा। लेट्स सपोज 10th इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है
तो 10th इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या होगा रैम में? फिजिकल एड्रेस A+10। ठीक है, तो ये बेसिकली सिंगल कंटिगुअस मेमोरी में आपका एड्रेस मैपिंग होती है, यानी जो भी आपकी इंस्ट्रक्शन है उस इंस्ट्रक्शन का नंबर लें, वो आपका लॉजिकल एड्रेस होगा, उस नंबर को आप ऐड कर दें इस पार्टीशन के स्टार्टिंग एड्रेस में विच इज A, तो वो फिर आपको बता देगा कि कौन सी एक्चुअल फिजिकल एड्रेस है जहां पे इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? ये पॉइंट क्लियर है? और ये बाय द वे ये आजकल ये अप्रोच इस्तेमाल नहीं होती, पहले ये होती थी। यानी पुराने ज़माने में मेन फ्रेम वगैरह को देखा जाए तो उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता था और एक उसमें एप्लीकेशन प्रोग्राम रन होता था। ऑलराइट, इस अप्रोच में मसला क्या है? हाँ जी क्लास, इस अप्रोच में प्रॉब्लम क्या है? एनी आइडियाज? कंजम्पशन ज्यादा होती थी। क्या? रैम कंजम्पशन। यार तला आपकी आवाज नहीं ठीक आ यानी रही। कि रैम, मैं कह रहा हूँ कि यानी कि रैम यूजेज ज्यादा हो जाती थी। आपका एको बहुत है, एक काम करें चैट विंडो में प्लीज लिखते हैं, मैं फिर उससे पढ़ के बात करता हूँ। सर ये कह रहे हैं रैम कंजम्पशन हो जाती है ज़्यादा, रैम कंजम्पशन ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा यूज होता है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, ओके, ये बात की आपने। या क्लास देखें, एक प्रोग्राम है जो कि इसमें लोड हो रहा है, लेट सपोज वो प्रोग्राम इतनी जगह ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो कंजम्पशन तो फकत इतनी ही हो रही है, बाकी जो है रैम वो खाली पड़ी हुई है। तो मसला एट सच कंजम्पशन का नहीं है, मसला और क्या है? आपके ख्याल में क्या मसला है? आप करीब पहुंच गए, बाय द वे आपने बात ठीक तरीके से नहीं की पर आप उस डायरेक्शन में पहुंच गए हैं। अगला जो जवाब होगा आपका चांसेस आर ठीक हो। सर अवेलेबल ज़्यादा है लेकिन वो सब यूज़ नहीं हो रहा, वो वेस्ट हो रहा है। ठीक है, अवेलेबल, पहली बात तो ये इन्होंने की है कि रैम में जगह बहुत ज्यादा है पर वो पूरी यूज नहीं हो रही। ठीक है, तो उसमें कोई मसला है? लेट सपोज आपके पास दो प्रोग्राम है और एक प्रोग्राम जो है वो लोड हो गया इतनी जगह पे और दूसरा इंतजार कर रहा है, तो हाउ इज दिस अ बैड थिंग? ये क्यों बुरी बात है? सर क्योंकि उसके लिए स्पेस अवेलेबल है लेकिन फिर भी वो पिछले प्रोग्राम के जाने का वेट कर रहा है, उसके कंप्लीट होने का। ऑलराइट, ठीक है, मसला ये है, आपने जो बात की है उससे मैं थोड़ा ज्यादा प्रिसाइज बात करता हूं। ठीक है क्लास, एक बात याद रखें, आपकी हार्ड डिस्क में सारे प्रोग्राम पड़े हुए हैं, सिंगल कंटिगुअस मेमोरी मैनेजमेंट में सिर्फ एक प्रोग्राम लोड होगा। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसकी कुछ लाइंस ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कहेगा कि अब जो है अगले प्रोग्राम की बारी है। तो क्या होगा, इस प्रोग्राम को वो बाहर निकालेगा और हार्ड डिस्क से वो दूसरा वाला प्रोग्राम ले आएगा। ठीक है, जबकि इस रैम में इतनी जगह थी कि एक ही वक्त पे दोनों प्रोग्राम आ जाते हैं। ठीक है, इस चीज को मैं क्लियर करता हूं एक एग्जांपल से। पहली बात तो ये है कि मैंने अभी जुमला बोला है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम को रोक के दूसरे को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है, तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि एग्जांपल है कि मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, ये पहले भी मैंने एग्जांपल दिया था, मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ हूँ और मेरे पास 3 स्टूडेंट जो है कुछ सवाल पूछने आगे इकट्ठे आए हैं। अब एक ऑप्शन तो ये है कि पहले एक स्टूडेंट को मैं जवाब दे जाऊं और बाकी दो को कहूं कि तुम बस इंतजार करो, तो वो स्टूडेंट बेशक 10 घंटे ले ले, मैं उसको जवाब दे जाऊंगा, बाकी दो इंतजार कर रहे हैं। सो दिस इज अनफेयर। बेहतर तरीका क्या होगा कि मैं पहले स्टूडेंट को एक सवाल का मौका दूं, फिर दूसरे स्टूडेंट को एक सवाल का मौका दूं, फिर तीसरे स्टूडेंट को एक सवाल का मौका दूं। जब तीनों ने एक एक सवाल पूछ लिए फिर मैं पहले वाले के पास दोबारा हूं, उससे कहूं कि अब तुम दूसरा सवाल पूछ लो। तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसी तरीके का कुछ काम करता है कि मल्टीपल प्रोसेसेस होती है, एट एनी गिवन टाइम एक ही रन होती है, पर इट्स नॉट कि वो एक प्रोसेस जो है वो घंटों रन होगी, नहीं, थोड़ी देर के लिए रन होगी, उसके बाद दूसरे की बारी आ जाएगी।
ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरीके से प्रोसेसेस को रन करता है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि मैंने बोला था कि आपकी हार्ड डिस्क में प्रोग्राम पड़ा हुआ है, तो पहले एक प्रोग्राम रैम में लोड किया जाएगा, थोड़ी देर के बाद सीपीयू डिसाइड करता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि अब मैंने दूसरे प्रोग्राम को बारी देनी है, तो वो इसको खाली करेगा, रैम को प्रोग्राम वापस राइट बैक कर देगा हार्ड डिस्क में, और इसकी जगह पे फिर प्रोग्राम नंबर 2 जो था उसको ले आएगा रैम में, ठीक है। अब इसमें क्या मसला है, इसमें कोई तकलीफ है? अगर प्रोसेस स्विच हो रही है तो आप ले आए हार्ड डिस्क से, मसला क्या हार्ड डिस्क से लाने में? हाँ जी, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा है, ठीक है। एक बात मैंने पहले आपसे की थी, मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि आपके प्रोसेसर ने अगर रैम को एक्सेस करना है तो वो बहुत ही क्विक एक्सेस होती है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर आपके प्रोग्राम ने, आपके प्रोसेसर ने हार्ड डिस्क को एक्सेस करना है तो देखें रैम की एक्सेस जो है वो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे होती है कि करंट जो है एक जगह से आपके प्रोसेसर से रैम तक कितनी देर में पहुंचता है, तो ये बहुत ही तेज स्पीड होती है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जब आप हार्ड डिस्क को एक्सेस करते हैं तो हार्ड डिस्क में स्पीड जो है वो रोटेशन की है, विच इज ए मैकेनिकल स्पीड, तो रोटेट करने में टाइम लगता है, ठीक है। आप स्पीड ऑफ लाइट पे भाग रहे हो तो आप कितनी स्पीड पे भागेंगे? आपकी गाड़ी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट पे चल सकती है? नहीं चल सकती, क्योंकि उसके अंदर मशीन लगी होती है जिससे घूमना होता है, रोटेट करना होता है, तो वो रोटेशन स्पीड ऑफ लाइट पे नहीं हो सकती। तो वही बात यहाँ पे भी है कि आप जो है जब हार्ड डिस्क से एक चीज कॉपी करते हैं तो वो काफी स्लो प्रोसेस है, क्योंकि हार्ड डिस्क में रोटेशन में काफी टाइम लगता है, फिर जब उसे राइट बैक करेंगे तो उसमें फिर टाइम लगेगा, फिर उससे नई प्रोग्राम को कॉपी करेंगे तो वो दोबारा रोटेशन होगी और वो कॉपी होना शुरू हो जाएगा, तो ये जो है बहुत स्लो प्रोसेस है, ठीक है। इससे बेहतर होता, ज्यादा एफिशिएंट होता कि आप हार्ड डिस्क से पहला प्रोग्राम कॉपी करते हैं और बाकी जो जगह है उसमें आप दूसरा प्रोग्राम कॉपी कर देते हैं। अब हार्ड डिस्क को आपने अलहदा कर दिया, अब आपका फोकस यहाँ पे सारी एग्जीक्यूशन हो रही है। अगर सीपीयू जो है डिसाइड करता है कि प्रोग्राम रन करना है तो वो यहाँ से इंस्ट्रक्शन लेके आएगा, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि आप प्रोग्राम 2 की बारी है तो अगली इंस्ट्रक्शन यहाँ से आ रही होगी, ठीक है। हार्ड डिस्क से बार हर दफा आपको कॉपी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हार्ड डिस्क से अगर कॉपी करना पड़े तो वो बहुत स्लो हो जाता है। इसका मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहूंगा ताकि अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ तो उसे क्लियर हो जाए, ठीक है। लेट सपोज मैं 2 किताबों से लेक्चर देना चाह रहा हूं आपको। अब मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं लाइब्रेरी से दोनों किताबें क्लासरूम में लेके आऊं, पहली किताब खोलूं, उसमें से जो पढ़ना है वो मैं पढ़ना शुरू कर दूं पेज, फिर उस किताब को बंद करके दूसरी किताब खोलूं, उसमें से जो पढ़ना था वो पढ़ना शुरू कर दूं, फिर उस किताब को बंद करके दोबारा पहली किताब थी उसे खोल के वहां से पढ़ना शुरू कर दूं, ठीक है। अब मुझे बताएं इस चीज में ज्यादा टाइम लगेगा या इस चीज में टाइम लगेगा कि मैं लाइब्रेरी से एक किताब लेके आऊं, मेरे हाथों में जगह थी 2 किताबों की पर मैं एक ही किताब लेके आया हूं, फिर उसमें से जितने पेज पढ़ने वो मैं क्लासरूम में पढ़ लूं, उसके बाद उस किताब को बंद करूं, लाइब्रेरी जाऊं, किताब वापस करूं, दूसरी किताब लेके आऊं, वो क्लास में लेके आऊं, उसके पेज खोल के पढ़ना शुरू कर दूं, फिर उसे बंद करूं, दोबारा लाइब्रेरी जाऊं, वो किताब वापस करूं और पहले वाली किताब दोबारा लाइब्रेरी से मांग लूं, फिर वो किताब में क्लासरूम में लेके आऊं और उसमें जो पेज रह गए थे वो पढ़ना शुरू कर दूं। अब यह तो बिल्कुल ही एब्सर्ड तरीका है, यानी अगर मैं अभी क्लास के अंदर मैं सिर्फ एक दफा ही लाइब्रेरी चला जाऊं तो क्लास के 20 मिनट तो वहीं पे खर्च हो जाएंगे, 3 दफा जाऊंगा तो पूरा लेसन ही खत्म हो जाएगा और हमने बात ही कुछ नहीं की होनी, ठीक है। तो वही बात आप समझ लें कि हार्ड डिस्क में भी यही मसला है कि सीपीयू से रैम जाना बिल्कुल ऐसे है कि आपके हाथ पे किताब खुली हुई है, और सीपीयू से हार्ड डिस्क तक जाना जो है वो बिल्कुल ऐसे है कि मैं इस कमरे से लाइब्रेरी तक जा रहा हूं, फिर लाइब्रेरी से वापस आ रहा हूं, इतना ज्यादा टाइम में फर्क है, बल्कि इससे भी शायद ज्यादा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ है क्लास? ऑलराइट, ठीक है। तो सिंगल कंटिगुअस मेमोरी में सबसे बड़ा मसला इनएफिशिएंसी का है
कि आपकी रैम में इतनी जगह थी कि मल्टीपल प्रोग्राम फिट आ जाते हैं, पर आपने सिर्फ एक प्रोग्राम ही रखा है, बाकी सारे हार्ड डिस्क में पड़े हुए हैं। और इस प्रोग्राम की जब बारी पॉज करने की होगी और दूसरे प्रोग्राम को शुरू करने की बारी होगी, तो आप इसे रैम से निकाल के इसकी जगह हार्ड डिस्क से दूसरा लेके आएंगे, और ये प्रोसेस आपको हर दफा करना पड़ेगा, और वो पे बहुत ज्यादा आपका टाइम जाया होगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? पार्टीशन मेमोरी मैनेजमेंट। क्लास पार्टीशन मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है कि एट एनी गिवन टाइम आपकी रैम में जितनी जगह है आप उतने प्रोग्राम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यानी रैम में अगर आपके 10 प्रोग्राम की जगह है तो 10 के 10 प्रोग्राम आप रैम के अंदर कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और इस एग्जांपल में आप देख लें कि आपकी प्रोसेस 1 रैम की इस लोकेशन में है, प्रोसेस 2 आपकी रैम की इस लोकेशन में है, और प्रोसेस 3 आपकी रैम की इस लोकेशन में पड़ी हुई है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि अभी भी थोड़ी जगह है एम्प्टी। तो अगर कोई प्रोग्राम है जो कि इसमें फिट आ सकता है तो वो इन एम्प्टी स्पेसेस के अंदर भी कॉपी कर दिया जाएगा। ठीक है, ये पार्टीशन मेमोरी मैनेजमेंट है। इस पे आपको अगर कोई भी एड्रेस चाहिए, ठीक है, यानी लॉजिकल एड्रेस से आपने मैप करना है टू फिजिकल एड्रेस, ठीक है, तो जो सिंगल कंटिग्यूअस मेमोरी अप्रोच थी वो सिंपल थी। यहां पे मैपिंग क्या थी? यहां पे मैपिंग सिंपल थी कि आपका जो भी प्रोग्राम लोड होगा उसका स्टार्टिंग एड्रेस यही होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम यहां से यहां तक एग्जिस्ट करता है। उसके बाद जो अगला सेल है उसका जो भी एड्रेस है वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा किसी भी प्रोग्राम का जो कि लोड हुआ है। ठीक है, ओके। पार्टीशन मेमोरी में इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। क्यों? पार्टीशन मेमोरी में क्या मसला है कि आपके मल्टीपल पार्टीशन हैं, यानी प्रोग्राम 1 जो है उसका एड्रेस लेट सपोज ये है, ये पॉइंट है, इसे बी कह देते हैं। प्रोग्राम 2 जो है उसका स्टार्टिंग एड्रेस लेट सपोज सी है, ये पॉइंट। प्रोग्राम 3 जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है विच इज ए। तो कहने का मतलब है कि जब भी आपने किसी लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में मैप करना है तो फिर आपको उस प्रोग्राम का रैम का स्टार्टिंग एड्रेस चाहिए। यानी लेट सपोज मैं आपको कहता हूं कि लॉजिकल एड्रेस 10 है, यानी 10th लाइन ऑफ कोड, तो ये इंफॉर्मेशन काफी है फिजिकल एड्रेस फाइंड करने के लिए? हाँ जी, काफी है कि नहीं? काश ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है। यानी अगर मैं आपको कहता हूं कि 10th लाइन ऑफ कोड है, यानी लॉजिकल एड्रेस 10 है, तो उसका फिजिकल एड्रेस क्या होगा? तो वो फिर इस चीज पे डिपेंड करते हैं कि आप प्रोग्राम 1 की बात कर रहे हैं, 2 की कर रहे हैं कि 3 की कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जब भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किसी प्रोग्राम को रन कर रहा होता है, ठीक है, तो आपके सीपीयू में एक और रजिस्टर होता है विच इज द बेस रजिस्टर। बेस रजिस्टर में क्या होता है कि आपका सीपीयू, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो जिस भी प्रोग्राम को रन कर रहा होता है वो उस प्रोग्राम की जो पार्टीशन है उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है उसको यहां पे कॉपी कर देते हैं बेस रजिस्टर में। यानी अब अगर मैं आपको कहूं कि लॉजिकल एड्रेस 10 है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस क्या होगा, तो आप बेस रजिस्टर में देखेंगे वहां पे ए पड़ा हुआ है, तो आप A+10 कर देंगे, यानी आपका सीपीयू जो है वो A+10 कर देगा और उसे पता लग जाएगा कि यहां पे कहीं इस लोकेशन पे अगली इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है जिसे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, अब लेट सपोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करते हैं कि प्रोसेस 3 ने काफी रन कर लिया, इसे पॉज कर दो, अब प्रोसेस 1 की बारी है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि प्रोसेस 1 का जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो बेस रजिस्टर में ले आएगा विच इज बी। अब लेट सपोज आपके सीपीयू ने 10th लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना है, तो लॉजिकल एड्रेस 10 है, इसका फिजिकल एड्रेस क्या होगा? B+10। तो B+10 जो है उस रैम लोकेशन पे जो भी इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है उसको कॉपी करके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर पेस्ट कर दिया जाएगा।
क्लास ये पॉइंट समझ आई है? सर एक दफा फिर समझा दें। ठीक है, मैं एक दफा फिर से रिपीट करता हूं। क्लास बात क्या होती है? बात ये होती है, पिछली स्लाइड पे आ जाए, सिंगल कंटिन्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट। अब मुझे एक बात बताएं, जब मैं हार्ड डिस्क से प्रोग्राम 1 जो है उसको लोड करता हूं तो प्रोग्राम 1 का स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा बताएं? फिजिकल स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा? फिजिकल, हाँ जी यार। A+L। प्रोग्राम 1 को जब आपने रैम में लोड किया तो उसका फिजिकल एड्रेस स्टार्टिंग पॉइंट का क्या होगा पता है? A होगा सर। ए होगा। अगला सवाल है, अब ये सिंगल कंटिन्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट हो रही है, याद रखें। अब मैं प्रोग्राम 2 को ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते हैं रैम में। प्रोग्राम 2 की जो पहली लाइन ऑफ कोड होगा उसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा फिजिकल? A+1 सर। A+L होगा आई थिंक। क्या होगा? सर एल होगा, A+L। सिर्फ एल होगा। मुझे एक बात बताएं, सिंगल कंटिन्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट में आपकी रैम में कितने प्रोग्राम एक टाइम पे एग्जिस्ट कर सकते हैं? एक ही सर। एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यस सर। और दूसरी जो रैम है बाकी वो सारी की सारी एक प्रोग्राम को असाइन हो जाती है। तो जब आपने प्रोग्राम 1 लोड किया है तो पूरी रैम प्रोग्राम 1 के लिए है। जब आपने प्रोग्राम 2 लोड किया है तो प्रोग्राम 1 बाहर निकल जाएगा और उसकी जगह पे प्रोग्राम 2 आ जाएगा। तो प्रोग्राम 2 का स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा? हाँ जी यार। A+L होगा। ए होगा। सर एक मिनट, प्रोग्राम 1 लोड किया है तो वो इस पॉइंट पे लोड होगा जहां पे खाली जगह मिलनी शुरू होती है। तो पहली खाली जगह यहाँ पे है, तो यहाँ पे पहला लाइन ऑफ कोड आएगा, उसके आगे अगला लाइन ऑफ कोड होगा, उससे आगे अगला लाइन ऑफ कोड होगा। ठीक है, अब जब ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करते हैं कि अब प्रोग्राम 2 की बारी है तो क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में से इन तीनों को बाहर निकाल देगा और इसकी जगह पे प्रोग्राम 2 को कॉपी कर देगा। तो पहले जो खाली जगह है जो कि ये है, वहां पे पहली लाइन ऑफ कोड आएगी, उसके बाद अगली लाइन ऑफ कोड आएगी, उसके बाद अगली लाइन ऑफ कोड आएगी। तो एल आप कहां से ले आए हैं? ठीक है, सिर्फ ए पे डिपेंड कर रहा है। ये बात याद रखें, सिंगल कंटिन्यूअस मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम यहां से लेके यहां तक एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बाद जितनी भी रैम है वो खाली है और वहां पे आप जब प्रोग्राम को लोड करेंगे तो शुरू में लोड करेगा। आप ग्लास में पानी डालते हैं तो ग्लास नीचे से बनना शुरू होता है कि बीच में से ग्लास के अंदर पानी आना शुरू हो जाता है? ऐसे तो नहीं होता ना, एक जगह से बनना शुरू होता है। तो यहाँ पे भी वही होगा कि रैम जो है वो यहाँ से बननी शुरू करेगा। पहले यहाँ पे लाइन आएगी, फिर अगली लाइन यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे अगली लाइन आएगी, फिर उसके आगे आएगी और इस तरीके से जब तक रैम पूरी नहीं भर जाती उसके अंदर कॉपी हो ही जाएंगे इंस्ट्रक्शन। अब क्लियर हो गया? यस सर। तो मेरा पॉइंट यह था कि सिंगल कंटिन्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट में क्योंकि सिर्फ एट एनी गिवन टाइम एक ही प्रोग्राम एग्जिस्ट कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा, तो इसलिए आपको एड्रेस फाइंड करना, फिजिकल एड्रेस फाइंड करना मुश्किल नहीं है। आप लॉजिकल एड्रेस निकालें, यानी 10वीं इंस्ट्रक्शन है तो उसका लॉजिकल एड्रेस 10 होगा और उसमें आप क्या ऐड कर देंगे? ये स्टार्टिंग एड्रेस विच इज ए। तो ये जो पूरा एड्रेस होगा ये आपको, लेट्स सपोज यहाँ पे इंस्ट्रक्शन थी 10th इंस्ट्रक्शन, तो इसका फिजिकल एड्रेस आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम 2 है उसकी भी लेट्स सपोज 10th इंस्ट्रक्शन को आपने रन करना है, तो वो भी आप सिंपली क्या करेंगे? 10+A, यानी पूरा प्रोग्राम जब लोड हो जाएगा तो ये लोकेशन जो है इसका एड्रेस क्या होगा? दिस लाइन, दिस एड्रेस प्लस 10। तो जो भी प्रोग्राम होगा वो आप बेसिकली उसके लॉजिकल एड्रेस को इस ए के अंदर ऐड करेंगे तो आपको फिजिकल एड्रेस मिल जाएगा। और जब सर सेकंड का भी वही होगा 10+A और फर्स्ट का भी वही होगा 10+A।
यस ओके को मैं 100वां प्रोग्राम नंबर 100 लोड करता हूं तो पहले मैं इस पूरी रैम को खाली करूंगा, उसके बाद ये प्रोग्राम लोड करूंगा। तो खाली रैम में अगर लोड कर रहे हैं तो कहां से लोड होना शुरू होगा? यहां से होगा ना, फिर यहां पे लोड होगा, फिर अगली लाइन यहां पे आएगी। तो 10th लाइन कहां पे होगी? इस से लेके +10। फर्क नहीं पड़ता कि प्रोग्राम कौन सा है, चाहे पहला प्रोग्राम हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, चाहे चौथा हो। 10वीं लाइन जो है वो इस पॉइंट से 10वीं होगी, 11वीं लाइन इस पॉइंट से 11वीं होगी, एंड सो ऑन। पर ये जो अप्रोच है ये पार्टीशन मेमोरी मैनेजमेंट में इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं कहता हूं कि 10th लाइन ऑफ कोड रन करना है, ये लॉजिकल एड्रेस है, तो इसका फिजिकल एड्रेस क्या होगा? तो वो डिपेंड करता है कि आप प्रोसेस 1 कर रहे हैं। अगर प्रोसेस 1 की एग्जीक्यूशन हो रही है तो वो दिस +10 होगा। अगर प्रोसेस 2 रन कर रही थी तो फिर दिस एड्रेस +10 होगा। और अगर प्रोसेस 3 रन कर रही थी तो फिर ये जो स्टार्टिंग एड्रेस है इसमें आप +10 ऐड करेंगे तो आपको फिजिकल एड्रेस मिल जाएगा। पर बात यह है कि आपके कंप्यूटर को कैसे पता लगता है कि 10 के अंदर ये ऐड करना है, कि 10 के अंदर ये ऐड करना है, कि 10 के अंदर ये ऐड करना है? तो होता ये है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी किसी प्रोग्राम को रन करता है तो सबसे पहले क्या करता है, उसका लेट्स सपोज प्रोसेस 3 को रन कर रहा है तो सबसे पहले क्या करेगा, वो बेस रजिस्टर में एक ही बेस रजिस्टर में इसका स्टार्टिंग एड्रेस ले आएगा। ठीक है, अब क्या होगा? अब लेट्स सपोज आपके सीपीयू ने 10th लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना है प्रोग्राम 3 की, तो क्या करेगा? बेस रजिस्टर में देखेगा क्या एड्रेस है, 10 है। तो 10 के अंदर वो 10 नहीं, ए है, ए के अंदर वो 10 ऐड करेगा। तो ये जो भी एड्रेस बना है, लेट्स सपोज ये एड्रेस है, ये फिजिकल एड्रेस है रैम का जहां पे 10th इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है। तो वो यहां से इंस्ट्रक्शन को कॉपी करके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ले आएगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। अब आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने डिसाइड किया है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने डिसाइड किया है कि प्रोसेस 3 जो है, एक मिनट, ये लेट्स सपोज एड्रेस बी है, ये एड्रेस सी है और ये एड्रेस ए है। ठीक है, ऑलराइट। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसने डिसाइड किया है कि प्रोसेस 3 जो है इसने काफी रन कर लिया है। याद रखें कि हमारे पास प्रोसेसर एक है, हमारे पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एक है, तो ये तीनों प्रोग्राम जो है रैम में पड़े हुए हैं, पर इनमें से एग्जीक्यूट एट एनी गिवन टाइम सिर्फ एक ही होगा क्योंकि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं कि प्रोसेस 3 ने काफी रन कर लिया है, इसे अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से बाहर निकालो और अब प्रोसेस 1 को बारी दो। ठीक है, तो क्लास आप लोगों से मेरा सवाल ये है कि सब, और चले मैं आपको ये भी कह देता हूं कि प्रोसेस 1 की लेट्स सपोज जो 0th लाइन ऑफ कोड है, जो बिल्कुल पहला लाइन ऑफ कोड है, उसको एग्जीक्यूट करना है, यानी स्टार्ट से। तो अब मेरा सवाल ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, पहला स्टेप क्या होगा, बताएं। बेशक गलत जवाब दे दें, कोई फिक्र की बात नहीं है, बताएं मुझे। सर 0 + b होगा। 0 प्लस क्या होगा? b सर। अच्छा, ये आपने जो है छलांग मार दी है बहुत आगे। पहला स्टेप बताएं मुझे, स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है प्रोसेस 3 को स्टॉप करना, पॉज कर देगा। ठीक है, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या होगा? रजिस्टर की टर्म में बात करें, अगला स्टेप क्या होगा? सर प्रोसेस 3 को हम लोग रजिस्टर से निकाल देंगे, यानी कि रैम से उसको खत्म कर देंगे। एक मिनट, रैम से खत्म नहीं करेंगे। पार्टीशन मेमोरी मैनेजमेंट में
रैम के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो ये रैम में रहेगा, ठीक है। तो ये तो रहेगा, रन नहीं होगा पर रैम के अंदर पड़ा होगा। सिंगल कंटिगुअस तो फिर हम मेमोरी इसे सिंपल कट आउट कर देंगे। यहाँ पे जो था ना, यहाँ पे आपको प्रोग्राम को बाहर निकालना पड़ता था, क्योंकि रैम में सिर्फ एक प्रोग्राम एग्जिस्ट कर सकता है। यहाँ पे रैम में अगर जगह है तो जितनी जगह है उतने प्रोग्राम एग्जिस्ट करेंगे, आप बाहर नहीं निकालेंगे उसे, आप सिर्फ रोक देंगे उसकी एग्जीक्यूशन। चलें फिर अगला स्टेप क्या है बताएं आप। रजिस्टर के अंदर क्या होगा? 0 प्लस है। आपने जो बात की थी एक स्टूडेंट ने कि आप b + 0 कर देंगे, तो b कहां से आया है? सर B जी प्रोसेस 1 से। कहां से? सर प्रोसेस 1 से आएगा ना, उसका मतलब पॉइंट है। यार आपकी मुझे आवाज नहीं आ रही, ठीक है। कोई और जवाब देना चाहेगा? यस सर, बी प्रोसेस 1 से आया ना। बेस रजिस्टर में कुछ होगा कि नहीं होगा? वो बेस रजिस्टर भी चेंज होगा। यार ये आपने बताना होता है। देखिए आप प्रोग्रामर हैं, आप कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, तो आपने जब बात करनी होती है तो आपने स्टेप बाय स्टेप बात करनी होती है। आप ये नहीं कहेंगे b + 0, आप कहेंगे कि जब प्रोसेस 3 स्टॉप होगी और ऑपरेटिंग सिस्टम ने डिसाइड किया है कि प्रोसेस 1 को रन करना है, तो सबसे पहले वो बेस रजिस्टर में स्टार्टिंग एड्रेस ले आएगा इस पार्टीशन का, विच इज b, ठीक है। अब क्या होगा? अब ऑपरेटिंग सिस्टम ने लॉजिकल एड्रेस 0 पे जो भी इंस्ट्रक्शन है उसे एग्जीक्यूट करना है। तो लॉजिकल एड्रेस 0 जो है फिजिकली कहां पे लाई करता है? तो वो देखेगा बेस रजिस्टर में b पड़ा हुआ है, वो b के अंदर 0 ऐड करेगा, और ये जो एड्रेस मिलेगा ये बेसिकली आपका स्टार्टिंग एड्रेस है पहली इंस्ट्रक्शन का। तो इस एड्रेस पे जो भी इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर कॉपी हो जाएगी और एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद क्या होगा? प्रोग्राम काउंटर जो है वो 0 से 1 हो जाएगा, यानी लॉजिकल एड्रेस 1 है जिसे एग्जीक्यूट करना है। तो अब आपका सीपीयू क्या करेगा? बेस रजिस्टर में देखेगा एड्रेस क्या पड़ा हुआ है, विच इज b, तो वो b के अंदर 1 ऐड कर देगा। याद रखें ये b उसका दिमाग नहीं है कंप्यूटर का। हम लोग अपने दिमाग में से चीज निकाल लेते हैं, कंप्यूटर ने रजिस्टर में से चीज निकालनी होती है। तो देखेगा कि बेस रजिस्टर में क्या पड़ा हुआ है, वो b पड़ा हुआ है। तो अब उसके बाद अगर थर्ड लाइन को एग्जीक्यूट करना है तो लॉजिकल एड्रेस क्या होगा? 0 1, उसके बाद 2 है, और इस 2 का फिजिकल एड्रेस क्या है? ये रैम में कहां पे पड़ा हुआ है? तो आपका सीपीयू बेस रजिस्टर को देखेगा, वहां पे b पड़ा हुआ है, उसके अंदर 2 ऐड करेगा जो कि प्रोग्राम काउंटर का था, और वो जो पूरे का पूरा एड्रेस है वो एड्रेस एक फिजिकल एड्रेस है जहां से वो तीसरी इंस्ट्रक्शन को लेके आएगा और उसे एग्जीक्यूट करेगा। ये पॉइंट समझ आया? अब लेट सपोज ऑपरेटिंग सिस्टम ने डिसाइड किया है कि प्रोसेस 1 की एग्जीक्यूशन भी काफी हो गई है, अब प्रोसेस 2 की बारी है, तो पहला स्टेप क्या होगा? सर पहला स्टेप होगा, हम बेस रजिस्टर में सी लिखेंगे, उसके बाद हम पहला स्टेप होगा कि प्रोसेस 2 का जो स्टार्टिंग एड्रेस है विच इज सी, वो बेस रजिस्टर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब प्रोग्राम काउंटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लाइन ऑफ कोड लोड करेगा जिसे एग्जीक्यूशन करनी है। लेट्स सपोज वो 10वीं लाइन ऑफ कोड थी, तो प्रोग्राम काउंटर में 10 लोड कर देगा सीपीयू। बाय द वे ये 10वां कहां से है जो हम अगले लेसन में देखेंगे, ठीक है। अब लेट्स सपोज 10th लाइन ऑफ कोड से आपने एग्जीक्यूशन शुरू करनी है, तो आपका सीपीयू क्या करेगा? प्रोग्राम काउंटर में 10 देखेगा, इसको ऐड करेगा बेस रजिस्टर में जो पड़ा हुआ है विच इज सी, तो 10 + c जो भी एड्रेस है फिजिकल एड्रेस रैम का, उस एड्रेस पे जो भी इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है आपका सीपीयू उसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर कॉपी कर देगा और उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा? 10 के बाद 11th प्रोग्राम काउंटर हो जाएगा, तो 11 प्लस बेस रजिस्टर विच इज सी, 11 + c करेगा तो अगली लाइन ऑफ कोड आ जाएगी, उसे लोड करेगा रजिस्टर में, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। उसके बाद 12 + c एड्रेस पे जो भी इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है उसे ले आएगा,
ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरीके से आपकी एग्जीक्यूशन हो रही होती है पार्टीशन मेमोरी मैनेजमेंट में, कि आपका बेस रजिस्टर बताता है कि इस प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट किधर है, और प्रोग्राम काउंटर बताते हैं कि उसका लॉजिकल एड्रेस क्या है जिसे आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। उस लॉजिकल एड्रेस और इस बेस रजिस्टर को जब आप ऐड करते हैं तो उसके बाद जो आपके पास वैल्यू आती है वो एक्चुअल फिजिकल एड्रेस होता है रैम के अंदर का, और उस फिजिकल एड्रेस पे जो भी इंस्ट्रक्शन पड़ी होती है उसे आप इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ला के एग्जीक्यूट कर दें। एनी क्वेश्चन क्लास? बेस रजिस्टर का मकसद क्लियर हुआ है? इस पर सोच लें, 1 मिनट पे बात करते हैं। हो गया सर? ऑलराइट देन, बेस रजिस्टर आपको क्लियर है। फिर अगला सवाल अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अंदाजा लगाएं कि बाउंड रजिस्टर का क्या मकसद है। मैं बता दूं बाउंड रजिस्टर होता क्या है। जब भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कोई प्रोग्राम लोड करता है तो बेस रजिस्टर में वो स्टार्टिंग पॉइंट लेके आएगा, ठीक है, और बाउंड रजिस्टर में इस पार्टीशन की लेंथ आ जाती है कि स्टार्टिंग पॉइंट ए है तो आखिरी पॉइंट कौन सा होगा, ठीक है। यानी स्टार्ट बेस रजिस्टर में है और एंड बाउंड रजिस्टर में है। प्रोग्राम 1 जो है उसका स्टार्ट ए रजिस्टर बेस रजिस्टर में है और उसका एंडिंग एड्रेस जो है वो बाउंड रजिस्टर में है। तो अब सवाल ये है कि आपके ख्याल में बाउंड रजिस्टर का मकसद क्या है? यानी स्टार्टिंग बेस रजिस्टर, तो 1 मिनट, बेस रजिस्टर तो आपको पता है ना क्यों चाहिए? क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है तो आप फिजिकल एड्रेस कैसे निकालेंगे? तो बेस रजिस्टर तो बहुत अहम है। बाउंड रजिस्टर क्यों अहम है? आई मीन अगर आपका प्रोग्राम है उसमें सिर्फ 10 लाइंस ऑफ कोड हैं जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, जब 10वीं लाइन एग्जीक्यूट होगी जाएगी तो आपका प्रोग्राम वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो फिर बाउंड रजिस्टर क्यों चाहिए आपको? क्यों प्रोग्राम तो यहाँ तक आते आते खत्म ही हो जाएगा। सर क्योंकि इससे पता चलेगा कि बेस रजिस्टर का एड्रेस कब चेंज करना है अगला, वो यहाँ से आगे फिर उसको एग्जीक्यूट नहीं होने देगा जो भी प्रोग्राम है उसको। ठीक है, ये एक वैलिड पॉइंट है कि आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे पार्टीशन खत्म हो रही है और अगली पार्टीशन कहाँ पे शुरू होगी, ठीक है। तो वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होगा कि ये रजिस्टर जो है, ये पार्टीशन यहाँ से यहाँ तक है तो अगली वाली जो है अब यहाँ पे आनी चाहिए। पर इसके अलावा और क्या मकसद है? कोई और एक वजह? सर ये लिमिट करने के लिए होगा प्रोग्राम की रैम यूसेज को। किसको? रैम यूसेज, कितना रैम हर प्रोग्राम यूज कर सकता है उसको लिमिट करने के लिए। यार इसको मैं एक फर्क अंदाज में कहूंगा। मैं कहूंगा कि बाउंड रजिस्टर का मकसद होता है कि प्रोग्राम को आपने यहां तक रोक के रखना है। इस जुमले का क्या मतलब है? लेट सपोज जहां पे कोई प्रोग्राम, लेट सपोज जहां पे आपकी डोटा रन कर रही है, जहां पे लेट सपोज आपका जूम रन कर रहा है और जहां पे आपकी कोई और एप्लीकेशन है उसका नाम वी रख देते हैं, ठीक है। अब वी एप्लीकेशन क्या कहती है? वी एप्लीकेशन कहती है लेट्स सपोज इसकी ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही थी, ये इंस्ट्रक्शन जो है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आई और इंस्ट्रक्शन क्या थी? इंस्ट्रक्शन ये थी कि ये जो एड्रेस है इस एड्रेस के ऊपर, चलो अपनी तरफ से कुछ कह देते हैं, यहां पे कोई वैल्यू लिख दो, 5 लिख दो, चले लेट्स सपोज यहां पे 5 कॉपी कर दिया। अब आपके ख्याल में इसमें कोई मसला होगा? यस सर, वो फिर जो डोटा चल रही है उसमें हमें प्रॉब्लम आएगी, कोई एरर्स वगैरह इस तरह। आज आप डोटा खेल रहे हैं तो डोटा जब इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पे कुछ और होना चाहिए था, उसकी जगह इस प्रोग्राम ने यहाँ पे 5 लिख दिया है। इसकी क्या तुक बनती है? ठीक है, तो ये मसला है कि बेसिकली बाउंड रजिस्टर का मकसद क्या होता है एक और, कि आपके हर प्रोग्राम को पता होता है जब भी आपका सीपीयू को इंस्ट्रक्शन रन करेगा, ठीक है,
जब भी कोई इंस्ट्रक्शन रन करनी है तो देखेगा कि वो इंस्ट्रक्शन जो है, एक चीज तो चेक करेगा कि वो इंस्ट्रक्शन यहीं पे एग्जिस्ट करती है कि वो अगली पार्टीशन में आप इंस्ट्रक्शन को रन कर रहे हैं। एक तो वो चीज चेक करेगा, अगर अगली पार्टीशन में चला गया तो प्रोग्राम को रोक देगा कि हमारा यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए था। और दूसरी चीज वो चेक करेगा कि आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो राइट करना कहाँ पे करना चाह रही है, वो इसी जगह पे कहीं पे राइट कर रही है या वो इससे बाहर या किसी और पार्टीशन के अंदर राइट कर रही है। तो अगर किसी और पार्टीशन में वो जाके राइट कर रही है तो आपका सीपीयू समझ जाएगा कि ये कोई गलत एक्सेस हो रही है, वो वहीं पे प्रोग्राम को रोक देगा, क्रैश करवा देगा। और वायरस इस तरीके की हरकत करता है। वायरस क्या करता है कि वायरस यहाँ पे लोड हो गया ना, तो वायरस क्या करेगा, वो एक लाइन एग्जीक्यूट करेगा जिसमें लिखा होगा कि किसी और मेमोरी लोकेशन पे जाके कोई गंद बला लिख दो, कॉपी कर दो। अब इससे क्या होगा कि ये जो प्रोग्राम रन कर रहा था, एक तो ये खराब होगा और इसके अलावा अगर ये लाइन ऑफ कोड जो थी ये कोई बहुत ही गलत काम कर रही थी तो उससे आपका कंप्यूटर का एग्जीक्यूट होने से कंप्यूटर का नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली मकसद है बाउंड रजिस्टर का कि आप जब भी किसी जगह को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो वो आपका सीपीयू चेक कर लेते हैं कि आया ये जो एड्रेस है ये आपकी अपनी पार्टीशन के अंदर है कि आपकी अपनी पार्टीशन से बाहर है। अगर बाहर है तो वो सीपीयू से इजाजत नहीं देगा, उसे नहीं एग्जीक्यूट करेगा। और अगर आपकी पार्टीशन के अंदर है तो ठीक है, उसे रन कर देगा, कोई मसला नहीं। ये पॉइंट क्लियर हुए क्लास? यस सर। तो ये बेसिकली पार्टीशन मैनेजमेंट का तरीकाकार है। अगला पॉइंट है, अच्छा अगला पॉइंट है कि आपकी पार्टीशन के दो तरीके हो सकते हैं। एक फिक्स पार्टीशन होता है। फिक्स पार्टीशन में क्या होता है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसने रैम के अंदर अपने मर्जी के साइजेस की पार्टीशन बनाई हो सकती है, कोई बड़ी होगी कोई छोटी होगी। लेट्स सपोज ये पार्टीशन 1 है, लेट्स सपोज ये पार्टीशन 2 है, लेट्स सपोज ये पार्टीशन 3 है और ये 4 है। ठीक है, तो फिक्स पार्टीशन में क्या होगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो शुरू में डिसाइड कर लेते हैं कि पार्टीशन के साइज क्या होंगे, और जब भी कोई प्रोग्राम आता है तो वो डिसाइड कर लेगा कि प्रोग्राम कहाँ पे फिट होता है, उस पार्टीशन के अंदर फिट कर देगा, प्रोग्राम को लोड कर देगा। दूसरी ऑप्शन होती है डायनेमिक पार्टीशन की। डायनेमिक पार्टीशन का क्या मतलब है कि आपकी ये रैम है, लेट्स सपोज उसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है और बाकी रैम खाली है। तो जब पहला प्रोग्राम आएगा तो जितनी जगह चाहिए सिर्फ उतनी जगह की पार्टीशन बनेगी, ना ज्यादा ना कम। अब जब प्रोग्राम 2 लोड होगा तो उसे लेट्स सपोज कम जगह चाहिए, तो उसके लिए सिर्फ इतनी पार्टीशन जो है वो बन जाएगी। ठीक है, तो डायनामिक में क्या होता है कि जितनी जगह चाहिए उतनी जगह एलोकेट हो जाती है पार्टीशन बनाने के लिए। और फिक्स में क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने शुरू में डिसाइड कर लिया होता है कि पार्टीशन के साइजेस कितने होंगे, और फिर आपका जब प्रोग्राम लोड करना होता है तो देखते हैं कि किस पार्टीशन में जगह है, उसमें फिर उसे लोड कर देता है। ये क्लियर है? ओके, अब अगली चीज है कि पार्टीशन किस तरीके से आपकी, अगला सवाल है कि किस पार्टीशन, लेट्स सपोज आप फिक्स पार्टीशन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सवाल ये है, लेट्स सपोज आपका एक प्रोग्राम है, आपने प्रोग्राम एक्स को लोड करना है। एक्स जो है, आपने प्रोग्राम एक्स को लोड करना है। ठीक है, पार्टीशन 1 जो है इज टू बिग, पार्टीशन 2 जो है इट इज टू स्मॉल, पार्टीशन 3 जो है इट इज परफेक्ट फिट, परफेक्ट साइज। ठीक है, ऑल राइट। और लेट्स सपोज पार्टीशन 4 एग्जिस्ट ही नहीं करती। चलो ठीक है क्लास,
ऑल राइट, सिर्फ ये 3 पार्टीशन है। अब बात ये कि आपने प्रोग्राम को एक्स को लोड करना है, तो आप किस में लोड करेंगे? P1 में, P2 में कि P3 में? हाँ जी P3 यार, में सर, P2 में लोड करेंगे? P3 में सर। ओके, P3 में। P2 में लोड हो सकता है? नो सर, वो उसके लिए बहुत छोटा जगह ही है। नहीं है। आपने लीटर बॉटल पीनी है तो आप एक छोटे ग्लास में तो नहीं ना डाल सकते उसे। तो वही बात है कि आपने अगर प्रोग्राम को लोड करना है, पार्टीशन में जगह ही नहीं है, तो ऑब्वियसली वहां पे तो नहीं आप कर सकते। पर अगली बात ये है कि P1 और P3 में वो फिट आ जाएगा। तो आप P1 में लोड करेंगे कि P3 में? ये अब सवाल है। सर P3 में। क्यों? यस सर, सर क्योंकि P3 में, क्योंकि सर वो परफेक्ट है, वो एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेगा। ओके, एक स्टूडेंट ने जवाब दिया कि आप P3 में लोड करेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस जाया नहीं होगी। P1 यस में सर, लोड करेंगे तो स्पेस जाया होगी। यस सर। यस, जाया होगी। और मुझे एक बात बताएं, P1 जो है वो सबसे पहले आप जब ढूंढना शुरू करेंगे तो सबसे पहले P1 आपको मिल जाएगा, और P3 यस सर। करने में आपको टाइम लगेगा। तो बेहतर नहीं है कि जो चीज पहले मिली है वो कर लें। यानी आप किसी शादी पे जाते हैं, वहां पे पहली जो खाली कुर्सी मिलती है आप उसमें बैठ जाते हैं कि आप ढूंढने शुरू करते हैं कि बेहतरीन कौन सी है। अगर आपको नजर भी आ रहा हो कि अगर ये भी गई तो फिर बाकी कुर्सियां भी शायद ना मिले। यस सर। समझ आइए? तो बेसिकली यस सर। मल्टीपल अप्रोचेज आपकी वर्क करती है। एक अप्रोच है फर्स्ट फिट की, कि आपका प्रोग्राम लोड करना है, वो देखेगा P1 में जगह है, यस है, उसे लोड कर देगा। दूसरी ऑप्शन है जो आपने कही थी बेस्ट फिट, कि P1 में वो फिट तो आ जाएगा पर जगह बहुत जाया होगी। तो फिर P2 देखेगा, P2 में जगह ही नहीं है तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर वो P3 पे आएगा और P3 जो है वो परफेक्ट फिट है, तो वो P3 के अंदर लोड कर देगा। ये बेस्ट फिट है, और इसका मकसद क्या है जो आपने बात की है कि सबसे कम जगह जाया हो। एक तीसरी अप्रोच भी है, वर्स्ट फिट। वर्स्ट फिट क्या होता है कि आप ढूंढें जितनी भी पार्टीशन हैं, आप चेक करें कि उनमें से कौन सी पार्टीशन है जिसके अंदर सबसे ज्यादा जगह है, और उसके अंदर आप लोड कर दें। ठीक है? यानी लेट सपोज, मैं एग्जांपल देता हूं कि लेट सपोज पार्टीशन 4 जो है, लेट सपोज पार्टीशन 4 जो है वो पार्टीशन 1 2 3 सारों से ज्यादा बड़ी है। तो वर्स्ट फिट में क्या होगा कि आप लोड करना है प्रोग्राम, उसे आप पार्टीशन 4 के अंदर लोड करेंगे। इसकी आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है? हाँ जी क्लास, क्या मकसद है? फर्स्ट फिट की तो आपको समझ आ गई, बेस्ट फिट ताकि टाइम बच जाए, बेस्ट फिट की भी समझ आ गई ताकि स्पेस जाया ना हो। तो वर्स्ट फिट में आप टाइम भी जाया कर रहे हैं और स्पेस भी जाया कर रहे हैं। तो फिर वर्स्ट फिट का फायदा क्या है, मकसद क्या है? अज्यूम करें कि आप डायनेमिक पार्टीशनिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्लास देखें, सर अगर डायनामिक यूज कर रहे हैं तो वो उसको छोटा कर देंगे, उसको मजीद डिवाइड कर देंगे। मजीद डिवाइड कर सकते हैं। यानी इस चीज को आप इस तरीके से देखें कि लेट सपोज मैं प्रोग्राम को लोड करता हूं इनटू P1, तो कितनी जगह बचती है? लेट सपोज इतनी जगह बचती है, ये फ्री। जहां पे कोई और प्रोग्राम आ सकता है, चांसेस आ कि जगह इतनी कम है कि यहाँ पे कुछ भी फिट नहीं आएगा। ठीक है? ऑन दी अदर हैंड अगर मैं P4 में लोड करता हूं, तो लेट सपोज वहां पे इतनी जगह है कि प्रोग्राम यहाँ पे लोड हो जाता है, और ये जो जगह है ये खाली बच गई है। पर ये आप देख सकते हैं कि ये अब इतनी बड़ी जगह बताते खुद है कि इसकी एक पूरी की पूरी नई पार्टीशन बन सकती है, उसमें एक नया प्रोग्राम लोड हो सकता है। ठीक है? तो वर्स्ट फिट का मकसद ये होता है कि आप लार्जेस्ट पार्टीशन ढूंढें, उसके अंदर प्रोग्राम को फिट करें ताकि बाकी की जो जगह बचेगी उसमें इतनी ज्यादा गुंजाइश हो कि वो एक नई पार्टीशन बन सके। ठीक है? बेस्ट फिट में ये नहीं होगा, फर्स्ट फिट में भी शायद ये ना हो। वर्स्ट फिट में होगा कि आप ढूंढेंगे कि कौन सी सबसे बड़ी पार्टीशन है, उसमें लोड कर देंगे, और बाकी जो जगह बच जाएगी उसको आप अलग एक नई पार्टीशन बना सकते हैं। ठीक है? ऑल राइट।
क्लियर है क्लास? यस सर। चले, पार्टीशन सिलेक्शन मेमोरी में सबसे बड़ा मसला क्या है? क्लास, ये जो पार्टीशन मेमोरी मैनेजमेंट अप्रोच है, इसके अंदर सबसे बड़ा मसला क्या है? यानी पूरे के पूरे प्रोग्राम को आप मेमोरी के अंदर लेके आ रहे हैं, इसमें आपको कोई मसला नजर आता है? सर प्रोग्राम का साइज ज्यादा भी हो सकता है बहुत। ओके, पहला जो इन्होंने मसला बोला है वो ये है कि लेट्स सपोज आपकी रैम 4 GB की है। आपने कभी देखा है कि आपके कंप्यूटर में रैम 4 GB की हो पर गेम जो है वो 8 GB की है? यस सर, अक्सर होता है ऐसा। तो फिर 8 GB जो है 4 GB में कैसे फिट आ सकता है? तो पहली बात तो ये है कि आपने जो बात की है यस कि सर, अगर आप पूरे के पूरे प्रोग्राम को लेके आएंगे और वो प्रोग्राम का साइज आपकी रैम से बड़ा है तो वो तो आएगा ही नहीं। और दूसरा मसला ये है कि लेट्स सपोज इसका साइज इतना बड़ा नहीं है। लेट्स सपोज इसका साइज जो है 3 GB है और 1 GB जो है लेट्स सपोज ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो अब क्या मसला होगा? अब मसला ये होगा कि आप इस 3 GB को लोड करेंगे तो किसी और प्रोग्राम के लिए जगह बचेगी? नो सर। नहीं बचेगी। ठीक है, अब अगला सवाल है आप लोगों से कि मुझे बताएं कि पूरे के पूरे प्रोग्राम को रैम में लोड करने की कोई तुक बनती है कि नहीं? मुझे बात बताएं, आप लोगों ने जब मैट्रिक की थी तो आप क्लास 1 में जब थे तो आपने क्या किया था? आपने पूरे के पूरे 12 साल में जो जो किताबें पढ़नी थी वो सारी खरीद ली थी? नो सर। नो आपने सर। क्या किया था? पहली क्लास में पहली क्लास की किताबें खरीदी थी, फिर उन्हें यस आपने सर। फाइल कर दिया, अगली जमात में आपने अगली क्लास की किताबें खरीदी। ठीक है, तो बात ये कि एक वक्त पे आप 12 साल की किताबें तो नहीं ना पढ़ते थे, पूरे के पूरे 12 साल में जो पढ़ना है एक वक्त पे आप सिर्फ एक चीज ही पढ़ते थे। तो वही बात है कि आपका जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है तो आप एक लाइन ऑफ कोड रन कर रहे होते हैं कि 10 लाख लाइन ऑफ कोड को इकट्ठे ही रन कर देते हैं। मेरा पॉइंट समझ आया है? यस सर, पॉइंट तो समझ आ गया, लेकिन प्रोग्राम तो पूरा रन हो रहा है ना, तो उसको प्रॉपर वो कंप्लीटली रन नहीं हो रहा था। यस, लाइन ऑफ कोड, ठीक तो है। फिर अब लाइन आपको कोड। बात का मैं जवाब देता हूँ, ये बहुत परफेक्ट क्वेश्चन है, इसी का जवाब समझना है। बात ये है कि आपका एक प्रोग्राम है 3 GB का, आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। आपकी प्रोग्रामिंग क्या होती है? सीक्वेंशियल होती है ना, कि आपने इंट मेन देखा, उसके बाद अगली लाइन रन होगी, उसके बाद अगली लाइन रन होगी, उसके बाद अगली लाइन रन होगी, ये होता है ना। यस कि ये सर। होता है कि पहली लाइन रन हुई है, फिर 100वीं लाइन रन हुई है, फिर 5वीं रन होगी, फिर 30वीं नहीं रन नहीं, होगी। सिक्वेंशियल होता है। ऐसे तो नहीं होता। तो पहले क्या होगा, आप इस प्रोग्राम को 3 हिस्सों में स्प्लिट कर दें। लेट्स सपोज ये 1 GB है, ये 1 GB है और ये 1 GB है। क्या हम ये कर सकते हैं कि इस प्रोग्राम को रन करना है तो इसका पहला जो 1 GB है उसे आप कॉपी कर लें, बाकी जो 2 GB हैं उन्हें रहने दें और आप यहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दें। पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी, एंड सो ऑन। और जब इसकी आखिरी लाइन आने लगे या आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे, इसे बाहर निकाल दें और इसकी जगह पे जो अगला ब्लॉक था 1 GB कोड का वो कॉपी कर दें। इसमें आपको कोई मसला नजर आ रहा है? ये ठीक हो जाएगा ना? यस सर। अच्छी अप्रोच है, अच्छी अप्रोच है कि बाकी के जो 2 GB हैं उनमें आप किसी और प्रोग्राम को कॉपी कर सकते हैं। ये बात समझ नहीं आई, एक दफा फिर समझाइएगा। ओके, ये आपकी रैम है 1 GB OS का और 3 GB जो है वो फ्री पड़ा हुआ है। ठीक है, ऑल राइट। अब आप हार्ड डिस्क में आपकी एक गेम पड़ी हुई है, लेट्स सपोज डोटा पड़ी हुई है।
इसका साइज क्या है 3 GB। अब अगर आप इस पूरी गेम को हार्ड डिस्क से रैम में लोड कर देंगे तो आपके पूरे के पूरे 3 GB ऑक्यूपाई हो जाएंगे और कोई और प्रोग्राम इधर नहीं आ सकता। क्लियर है? ये क्लियर है आपको? यस सर। यस ऑल राइट। तो अब अगली बात ये कि आपकी जब गेम एग्जीक्यूट हो रही होती है तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में कितनी इंस्ट्रक्शंस पड़ी होती हैं बताएं? सीपीयू है, उसमें आपका एक प्रोग्राम काउंटर है और एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। तो आपके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में कितनी इंस्ट्रक्शन होती हैं? सिर्फ एक होती है। तो अगर एट एनी गिवन टाइम सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड ही एग्जीक्यूट करना है तो आप ये वाला जब कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो इसकी बारी कब आएगी? इस वाले पार्ट की बारी तो अभी काफी देर है ना। यानी अगर ये 1,00,000 लाइन ऑफ कोड है तो पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, Yes, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, फिर चौथी होगी। लाख तक पहुंचते पहुंचते आपको काफी टाइम लग जाएगा। तो उस लाख तक पहुंचते पहुंचते अगर आपको टाइम लग रहा है तो फिर क्या फायदा है कि आप शुरू में ही इसको भी लोड कर दें? कोई फायदा नहीं है। तो आप क्या करेंगे? yes. आपका कंप्यूटर ये करेगा, वो कहेगा कि यार ठीक है प्रोग्राम तो पूरे रन करना है पर एट एनी गिवन टाइम उसकी थोड़े थोड़े हिस्से ही रन हो रहे हैं। यानी पहले ये वाला पार्ट रन हो रहा है, उसके बाद ये वाला रन होगा, फिर ये होगा। तो आप क्या करते हैं, कंप्यूटर क्या करते हैं, वो पहले वाले ब्लॉक को कॉपी कर लेते हैं जो कि 1 GB का है, और जहां पे फिर बाकी रैम कितनी बच गई है 2 GB। इस 2 GB में कोई और प्रोग्राम लोड किया जा सकता है। ठीक है। और जब ये वाली लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगी जो आखिरी है पहले ब्लॉक का, पहले चंक का, अब आपका प्रोग्राम क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, वो इस वाले ब्लॉक को उठा के यहां पे कॉपी कर देगा और यहां पे जो पहले पड़ा हुआ था उसे बाहर निकाल देगा। या मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं, ठीक है। यूएमटी, एक मिनट, यूएमटी में कितने स्टूडेंट हैं? 10,000। ठीक है। आप सारे क्लासरूम के कुर्सियां मिलाएं तो आपके ख्याल में 10,000 होती हैं? नो सर, कम होती है। कम होती हैं। क्यों कम होती हैं? क्योंकि यूएमटी में आपकी क्लासें जो है सुबह 8 बजे से लेके रात 10:30 बजे, 9:30 बजे तक नहीं चलती। कुछ टाइम होंगे जिसमें आप में से कुछ स्टूडेंट्स की क्लासेस चल रही होती हैं, कुछ टाइम होगा जिसमें आप फारिग होंगे, आप बाहर कैफेटेरिया में चले जाएंगे या आप बाहर फुटबॉल फील्ड में चले जाएंगे, और उस टाइम पे कोई और स्टूडेंट होंगे जिनकी क्लासेस चल रही होंगी। तो एट एनी गिवन टाइम जितने स्टूडेंट क्लासरूम में पढ़ रहे हैं आपको सिर्फ उतनी कुर्सियां चाहिए। ठीक है। यस तो जो एक्टिव है आपको उतनी रैम चाहिए, जो एक्टिव नहीं है उसे आप रैम में ना लेके आए। ये पॉइंट समझ आइए। अगर 10,000 स्टूडेंट हैं और हर स्टूडेंट के लिए यूएमटी एक कुर्सी खरीद ले, 10,000 कुर्सियां खरीद ले, तो उसके लिए एक तो कुर्सियों का आपको खर्चा आएगा, दूसरा यूएमटी को 10,000 कुर्सियां रखने के लिए फिर क्लासरूम भी उतने ज्यादा चाहिए, और क्लासरूम बनाना वो महंगा खर्चा है। तो आपके ख्याल में 10,000 स्टूडेंट के लिए साइमल्टेनियसली जितनी क्लासेस चाहिए यूएमटी ने उतनी क्लासेस रखी हुई है? ऑफ कोर्स नॉट। नो सर। कम क्लासेस हैं और एट एनी गिवन टाइम क्लासेस में जितनी जगह होती है सिर्फ उतने स्टूडेंट को सेक्शन मिलता है। फिर उसके बाद वो टाइम स्लॉट जब खत्म होता है तो वो स्टूडेंट किसी और बाहर निकल जाते हैं, उनकी जगह कोई और स्टूडेंट जो है उनका टाइम स्लॉट शुरू हो जाता है, उनकी क्लास शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से यूनिवर्सिटी जो है अपने रिसोर्सेज बचाती है। तो रैम वाले एग्जांपल में वापस आ जाए, टेक्निकल एग्जांपल में। लेट्स सपोज आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है 1 GB, डोटा रन कर रही है 3 GB, और कौन सा प्रोग्राम है, जूम रन कर रहा है लेट्स सपोज 100 मेगाबाइट। आप वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं,
उसके लिए आपको कितना चाहिए, 5 GB। तो टोटल आपको कितनी जगह चाहिए, 5, 6, 7, 8, 9, 9.1 GB चाहिए आपको। पर आपके कंप्यूटर में कितना GB पड़ा हुआ है, रैम लेट्स सपोज 4 GB है। तो ये सारे के सारे प्रोग्राम कैसे रन करेंगे? एक ऑप्शन है कि ठीक है, एक वक्त पे एक प्रोग्राम आ जाए, बाकी इंतजार करें, फिर अगला प्रोग्राम आ जाए, बाकी इंतजार करें, फिर अगला प्रोग्राम आ जाए, बाकी इंतजार करें। एक ये ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन है कि हर प्रोग्राम का थोड़ा थोड़ा हिस्सा आ जाए। ऑपरेटिंग सिस्टम तो चलो आपको पूरा चाहिए रैम में, और बाकी जो जगह बचती है उसमें थोड़ा सा आप डोटा का कोड ले आए, थोड़ा सा आप जूम तो चले बहुत छोटा है, वो पूरा भी फिट आ सकता है, और थोड़ा सा जो है आप यूट्यूब का कोड ले आए। तो इस तरीके से मल्टीपल प्रोग्राम आपके साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करेंगे रैम के अंदर। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे ही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उनका थोड़ा थोड़ा हिस्सा आ रहा है, बाकी सारे हार्ड डिस्क में पड़े हुए हैं। यानी फिर मैं एग्जांपल यूएमटी का दे देता हूं आपको कि आपका लेट सपोज आपके एसएसटी में 1000 स्टूडेंट है, आपका एसटीडी में लेट सपोज 100 स्टूडेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ चेयर्स कितनी होंगी? 1100? नहीं, वो 100 एसटीडी में 100 लोग हैं, तो वो 50 की क्लासरूम बनाएंगे और 2 बारियों में वो पढ़ाएंगे बच्चों को। और एसएसटी में 1000 स्टूडेंट हैं, तो वो 500 की क्लासेस में कैपेसिटी बनाएंगे और स्टूडेंट को बारी बारी क्लास अटेंड करने की इजाजत होगी। तो वही काम इधर हो रहा है कि प्रोग्राम्स आते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट आते हैं, और पूरे के पूरे प्रोग्राम को लोड करने की बजाय आप उसके थोड़े थोड़े हिस्से को लोड कर देते हैं। तो इस तरीके से आपके प्रोग्राम की जगह ज्यादा थी, रैम की कम थी, उसके बावजूद वो सारे प्रोग्राम आपके रन कर जाएंगे। अब क्लियर हो गया आपको? यस सर। ऑलराइट देन, मूविंग ऑन। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है पेज मेमोरी टेक्निक। पेज मेमोरी टेक्निक में क्लास क्या होता है कि आपका एक प्रोग्राम है, ये आपकी रैम है, रैम को आप फिक्स साइज पार्टीशन में स्प्लिट कर देते हैं, और वो फिक्स साइज है, और हर साइज को आप फ्रेम कहते हैं। ये फ्रेम 1 है लेट सपोज, ये फ्रेम 2 है, ये फ्रेम 3 है, एंड सो ऑन। और आपका जो प्रोग्राम होता है उसको आप स्प्लिट कर देते हैं छोटे हिस्सों में, और उस हिस्से को आप कहते हैं पेज। यानी ये पेज 1 है, ये लेट्स सपोज पेज 2 है, ये पेज 3 है। पेज का साइज और फ्रेम का साइज लेट्स सपोज इक्वल है सिंप्लिसिटी के लिए। यानी एक फ्रेम में एक पेज फिट आएगा, दूसरे फ्रेम में दूसरा पेज फिट आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब इसमें जो मैपिंग होती है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे पता लगेगा कि आपका जो पेज 1 का कोड है वो किस फ्रेम में पड़ा हुआ है, पेज 2 का कोड किस फ्रेम में पड़ा हुआ है। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है पेज मैप टेबल का। ठीक है, एक्चुअल एग्जांपल में आ जाए कि आपका क्या हो रहा है। आपका एक प्रोग्राम है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम 1 का एक पेज मैनेजमेंट टेबल जो है वो मेंटेन करता है। इसमें क्या इंफॉर्मेशन पड़ी होती है कि पेज 0 जो है वो रैम के किस फ्रेम में पड़ा हुआ है। यानी पेज 0 है तो रैम के फ्रेम 5 पे पड़ा होगा। पेज 1 है वो रैम के फ्रेम 12 में पड़ा हुआ है। पेज 2 है वो रैम के फ्रेम 15 में पड़ा हुआ है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऑपरेटिंग सिस्टम हर प्रोसेस का, हर प्रोग्राम का अलग पेज मैनेजमेंट टेबल रखता है। यानी प्रोसेस 2 का पेज मैनेजमेंट टेबल ये है। यहां से उसे पता लगेगा कि पेज 0 जो है वो फ्रेम नंबर 10 पे एग्जिस्ट कर रहा है। प्रोसेस 2 का फ्रेम 1 जो है वो 18 पे, चलो नजर नहीं आ रहा। इसका जो पेज नंबर 2 है, प्रोसेस 2 का पेज 2 वो फ्रेम नंबर 1 के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ है। अब होगा क्या कि आपका जब मेमोरी लॉजिकल एड्रेस तो फिजिकल एड्रेस मैपिंग करनी है, तो आपका सीपीयू क्या देखेगा कि प्रोसेस कौन सी है, प्रोसेस 1 है। पेज कौन सा है, पेज लेट्स सपोज 2 है, और लाइन ऑफ कोड जो है लेट्स सपोज 10 है। तो क्या देखेगा कि पेज प्रोसेस 1 का पेज 2 जो है
वो 15 फ्रेम पे पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है उसमें वो +10 करेगा, तो इस पेज का जो 10th लाइन ऑफ कोड है उसका फिजिकल एड्रेस आपको मिल जाएगा, उससे आप इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में कॉपी करके एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं फिर बता दूं कि रादर देन कि आप रैम के अंदर एक ही जगह पे पूरे के पूरे प्रोग्राम को रखें, आप क्या करते हैं, आप प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में स्प्लिट कर देते हैं और वो हिस्सा रैम में कहीं पे भी आपको खाली जगह मिलती है उसके अंदर आप कॉपी कर देंगे। इसीलिए आप देख रहे हैं कि इनके अंदर कोई खास ऑर्डर नहीं है, यानी कहीं पे आपको प्रोग्राम 2 के कोड नजर आ रहे हैं, उसके बाद प्रोग्राम 1 का कोड आ गया, फिर प्रोग्राम 1 का कोड, फिर प्रोग्राम 2 का कोड, प्रोग्राम 2, फिर प्रोग्राम 1 का कोड। तो इस तरीके से मिक्स्ड है, और विच इज फाइन, क्योंकि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे बेसिकली पेज मैनेजमेंट टेबल से पता लग जाएगा कि मैं जिस लाइन को एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूं वो किस पेज में एग्जिस्ट करती है, और इस टेबल से उसे पता लग जाएगा कि वो पेज जो है रैम के किस फ्रेम में एग्जिस्ट करता है, और रैम के वो उस फ्रेम में जाके फिर कॉपी कर लेगा जो भी इंस्ट्रक्शन थी। एनी क्वेश्चंस? नो सर। ठीक है, तो इसे फिर रैप अप करते हैं। आखिरी जो पॉइंट है वो फिर डिमांड पेजिंग का आ जाता है। डिमांड पेजिंग का क्या मतलब है कि आपके प्रोग्राम को, पूरे के पूरे प्रोग्राम को होना लाजमी नहीं, जो मैं अभी तक बात कर रहा था, प्रोग्राम के कुछ पेजेस को आप ले आए रैम के अंदर, पहले 2-3 पेजेस को फॉर एग्जांपल, बाकियों को हार्ड डिस्क पे रहने दें। अब पहला पेज जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा तो उसे बाहर निकाल के उसकी जगह जो अगला पेज था, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 रैम में पड़े हुए ना, तो आप चौथे वाले को हार्ड डिस्क से कॉपी कर लेंगे। तो इसका फायदा क्या है कि इस चीज को बाय द वे पेज स्वैपिंग कहते हैं। ठीक है, रैम में जगह है तो आप पेज 1, 2, 3 को ले आए, लेट्स सपोज सिर्फ इतनी जगह है। अब प्रोग्राम पेज 1 की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है तो आप इसको हटा के इसकी जगह पेज 4 ले आए। ठीक है, तो पेज 2 की एग्जीक्यूशन होगी, फिर 3 की होगी, फिर वो 4 पे आ जाएगा। उस टाइम पे आप पेज 2 को भी बाहर निकाल चुके होंगे, पेज 3 को भी निकाल चुके होंगे, और इनकी जगह पे पेज 5 और पेज 6 ले आएंगे। तो बेसिकली आपकी जगह सारी की सारी जो है वो इस्तेमाल नहीं हो रही, रैम की कुछ जगह ही इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, और ये जो आप लेके आते हैं पेज को हार्ड डिस्क से रैम के अंदर, इस चीज को पेज स्वैप कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लास एक मसला होता है जिसका आपने ध्यान रखना है, वो होते हैं, और बाय द वे ये कॉन्सेप्ट जो है दिस इज कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी, कि आपकी रैम तो 4 GB ही थी, पर आप कुछ 20-30 प्रोग्राम रन कर रहे हैं, उनकी कंबाइंड जो रिक्वायरमेंट थी लेट्स सपोज वो 100 GB से भी ज्यादा थी, तो आपको ऐसे लगेगा कि आपकी रैम जो है वो 100 GB की हो गई है, जबकि इन रियलिटी ये केस नहीं है। इन रियलिटी आपकी रैम 4 GB की ही थी, इट्स जस्ट कि उसके अंदर आपने 1 बाय 1 थोड़े थोड़े हिस्से लेके आए हैं, तो आपको लगता है कि रैम बहुत ज्यादा है, पर इन रियलिटी रैम कम नहीं थी, वो प्रोग्राम के थोड़े हिस्से आपने कॉपी किए, बाकी को आपने हार्ड डिस्क में रहने दिया। ठीक है, यानी वही बात होगी कि अगर यूएमटी में 10,000 स्टूडेंट हैं तो आपको लगता है कि क्लासरूम में इतनी जगह है कि 10,000 स्टूडेंट पढ़े जाएंगे, पर इन रियलिटी ये नहीं होता। इन रियलिटी उन 10,000 में से कुछ स्टूडेंट एक टाइम पे क्लास में बैठे होते हैं, बाकी क्लास से बाहर बैठे होते हैं। तो ये वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे एक और चीज होती है थ्रैशिंग। तो वो क्या होता है कि आपने कभी देखा होगा कि आपकी हार्ड डिस्क यूजेज और आपकी सीपीयू यूजेज जो है वो 100% के करीब पहुंच जाती है। ठीक है, और उस वक्त आपका जो कंप्यूटर है वो बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता है। तो वो स्लो क्यों होता है? वो बेसिकली ये हो रहा होता है कि आपकी जो प्रोसेसेस थी वो बहुत ज्यादा थी, इतने ज्यादा प्रोग्राम और प्रोसेसेस रन कर रही है कि आपके जितने भी फ्रेम है वो सारे के सारे ऑक्यूपाइड है। ठीक है, अब क्या होगा, क्योंकि जगह कम पड़ी है तो अब किसी प्रोग्राम को रन करना है तो आपको एक फ्रेम को बाहर निकालना पड़ेगा और इसको इसकी जगह पे लाना पड़ेगा, फिर इसकी एग्जीक्यूशन होगी तो इसे बाहर निकालेंगे और ये वापस आ जाएगा। तो ये अंदर बाहर जो बहुत ज्यादा हो रहा है ये बेसिकली थ्रैशिंग कहलाती है। अगर जगह बहुत ज्यादा होती रैम में, प्रोग्राम कम होते हैं, तो हर प्रोग्राम के मल्टीपल पेजेस आ जाते हैं और 1 बाय 1 उनकी आप एग्जीक्यूशन कर लेते हैं। पर जब जगह कम है, प्रोग्राम ज्यादा है, तो फिर क्या हो रहा है कि किसी प्रोग्राम के पेज को बाहर निकालना पड़ रहा है, उसकी जगह किसी और प्रोग्राम के पेज को अंदर लाना पड़ रहा है। तो ये जो अंदर बाहर हो रहा होता है इस पे आपको नजर आ रहा है कि हार्ड डिस्क एक्सेस करनी पड़ रही है।
तो जो बार बार आपको हार्ड डिस्क एक्सेस करनी पड़ रही है उसकी वजह से डिस्क यूजेज आपकी 100 तक पहुंच जाती है, और क्योंकि ये स्वैपिंग वाला काम सीपीयू कर रहा होता है तो इसकी सीपीयू यूजेज भी आपकी 100% के करीब पहुंच जाती है। तो इस वजह से जब इतनी ज्यादा थ्रेशिंग हो रही होगी तो आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है, आपका एक्सपीरियंस खराब होगा। ठीक है, तो उसका फिर सोल्यूशन क्या है कि या तो आप रैम बढ़ा दें या फिर आप प्रोग्राम किसी को बंद कर दें। ठीक है, तो ये है। एनी क्वेश्चन क्लास? क्लास एनी क्वेश्चंस? सर हाँ जी। सर ये एक माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस है, सुपर फेच नाम था उसका पहले, अब उन्होंने उसको रीनेम किया। उसका काम ये था कि वो रैम में प्रोग्राम्स को प्री लोड करता था, जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड प्रोग्राम्स होते हैं उनको। तो ऐसा क्यों किया जाता है? मतलब क्योंकि उस टाइम में तो रैम आगे ही वैसे ही बहुत कम होती थी कंप्यूटर्स की। ठीक है, गुड क्वेश्चन। देखें, आपकी रैम में अगर काफी जगह पड़ी हुई है, खाली है, और आपको पता है कि एक प्रोग्राम आप इवेंचुअली रन करेंगे, तो बेहतर है कि आप उसे रैम में पहले लोड कर दें। क्यों? क्योंकि जब आपका कंप्यूटर फारेग है तब आप लोड कर दें, रादर देन जब आपको चाहिए तब आप लोड करना शुरू करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। आप ऐसे समझ लें कि आपने एग्जाम की तैयारी करनी है तो बेहतर अप्रोच क्या होती है कि हर लेक्चर के बाद या हर हफ्ते आप तैयारी करें, या बेहतर अप्रोच होती है कि एग्जाम से 1 घंटा पहले आप सारी किताबें खोल के पढ़ना शुरू कर दें। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि एंड टाइम पे अगर आप लोड करना शुरू करेंगे तो वो डिस्क लोड करने में टाइम लगता है, वो आपका वक्त ज़ाया होगा। अगर आपने पहले ही लोड कर दिया है तो फिर जब आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी, वो रैम में ऑलरेडी पड़ा होगा, आपको हार्ड डिस्क से नहीं लाना पड़ेगा, आपकी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये जो सर्विस है ये विंडोज विस्टा और एक्सपी के जमाने से है। उस टाइम उन टाइम्स में तो कंप्यूटर्स की वैसे ही रैम और ये चीजें कम होती थी बहुत, तो इससे परफॉर्मेंस पे बुरा असर नहीं पड़ा। वो फिर ऑब्वियसली अगर रैम में जगह नहीं है तो फिर नहीं करेंगे इस चीज़ को। वो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होता है कि रैम में कितनी जगह है। और दूसरी बात याद रखें कि उस जमाने में अगर रैम कम थी तो फिर आपकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट भी कम होती थी। आज से 15 साल पहले देखें तो आपकी एक गेम 8-8 जीबी की नहीं होती थी। आजकल गेमें आपकी 8 जीबी की, उस जमाने पे उनके एप्लीकेशन का साइज भी कम होता था। ठीक है, तो एप्लीकेशन का साइज कम होता था। पर दूसरी बात ये कि यस, अगर रैम में जगह नहीं है तो फिर इस तरह का काम आप नहीं कर सकते। तो फिर वो थ्रेशिंग ही हो रही होगी कि बेसिकली ठीक है, जो प्रोसेस चाहिए उसी टाइम पे उसको लेके आओ रैम के अंदर, उसके पेज को उसे एग्जीक्यूट करो, फिर बाहर निकाल के किसी और प्रोसेस का पेज ले आओ, फिर उसे एग्जीक्यूट करके बाहर निकालो, किसी और का पेज ले आओ। वो है, वो फिर आपकी जो कंस्ट्रेंट्स है उसके अंदर है कि आपको ऑपरेट करना पड़ता है। ठीक है, वो फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी इस तरीके से डिजाइन होता है कि आपकी जो कंस्ट्रेंट है उसके मुताबिक वो चले, उससे बाहर कदम रखने की कोशिश ना करें। ठीक है क्लास, एनी अदर क्वेश्चन? सर ये ओएस का लास्ट लेक्चर तो नहीं ना, इसके बाद एक और भी है? क्या कह रहे हैं? सर ऑपरेटिंग सिस्टम्स का ये लास्ट लेक्चर तो नहीं ना? नहीं, अभी और भी है। और भी है? ठीक है अदर क्वेश्चन? सर। हार्ड डिस्क के साथ जो उसका वो है उसके बारे में हम और पढ़ेंगे, क्योंकि सर मैंने एक क्वेश्चन आपसे पहले पूछा था डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन का, जब आपने हार्ड डिस्क का पढ़ाया तो आपने कहा था ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स वाले में मेरे से पूछ लेना। अगली क्लास में ये पूछे ना, अगली क्लास में मोस्ट ऑफ आखिरी लेक्चर होगा, उसके एंड पे ये बात ओके करना। सर। ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन क्लास? ऑलराइट देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।